हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 12 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी समझ और तैयारी दोनों ही बेहतर हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो इस चैप्टर का वीडियो शुरू से देखते हुए आएँ ताकि आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। आज मैं आपको क्रोमोसोमीय विकार या फिर जिसे कहते हैं गुणसूत्रीय विकार उसे बताने वाला हूँ। पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको मेंडलीय विकार और उसके उदाहरण जैसे वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है या हीमोफीलिया है, उन सभी के बारे में बताया है और काफ़ी अच्छे से मैंने आरेख के सहायता से उसे बताया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैंने आपको बताया ही, लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि क्रोमोसोमीय विकार क्या होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको पता है मानव में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल हो गए कितने 46। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम होते हैं जो जोड़े में रहते हैं, तो उस तरह से क्रोमोसोम की संख्या टोटल हो गई 46। और उसमें ये भी आपको पता है कि क्या होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं, आप प्लस 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिंक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाले जो क्रोमोसोम होते हैं 22 जोड़े प्लस XY, ये होते हैं नर में, जबकि मादा में क्या होता है, तो मादाओं में क्या होता है कि मादा में भी 22 क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो XX के रूप में रहता है। ठीक है, ये मादा में रहता है, तो ये 22 जोड़े सेम रहते हैं, अब प्लस XX मादा में रहता है, जबकि नर में 22 जोड़े सेम रहते हैं, मतलब मादा के जैसे ही, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो XY के रूप में रहता है। ठीक है, तो किसी भी पुरुष में या फिर मादा में इसी में से कोई टाइप का क्रोमोसोम होगा। नर में 22 जोड़ा क्रोमोसोम प्लस XY होगा, और मादा में 22 जोड़ा क्रोमोसोम प्लस XX होगा। अब होता क्या है, इन क्रोमोसोम में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन हो जाए, किसी भी कारण से कोई परिवर्तन हो जाए तो उससे क्रोमोसोमीय विकार उत्पन्न होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोमीय विकार कब उत्पन्न होता है, जब गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, और मैंने आपको म्यूटेशन और उत्परिवर्तन तो बताया ही है, उसका भी लिंक यहीं पे आपको आई बटन पे है। तो देखिए, यानी किसी भी गुणसूत्र में ये टोटल 46 हैं। ठीक है, यानी 23 जोड़े हैं जो टोटल 46 हैं। इन 46 गुणसूत्र में किसी भी गुणसूत्र में कोई भी परिवर्तन हो जाए या कहें उसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो उससे गुणसूत्रीय यानी क्रोमोसोमीय उत्परिवर्तन हो जाता है, और क्रोमोसोमीय उत्परिवर्तन होगा तो उसी से क्रोमोसोमीय विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम विकार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि डाउन सिंड्रोम्स होता है, टर्नर सिंड्रोम्स होता है, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होता है। तो इन सभी के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, यह है डाउन्स सिंड्रोम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति में 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े, यानी टोटल कहे तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में सेम होते हैं, जबकि मादाओं में क्या होता है, XX होता है, जबकि पुरुष में यही क्रोमोसोम जो 23वें जोड़े होते हैं वो XY के रूप में रहते हैं। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर क्रोमोसोम है, ऐसे ही ये 3 नंबर क्रोमोसोम है, फिर ये 4 नंबर क्रोमोसोम होगा, और सभी क्रोमोसोम देखिए जोड़े में होंगे। ऐसे ही करते करते आपका ये मान लीजिए कि 20 नंबर क्रोमोसोम है, बाकी सब भी होंगे 5, 6, 7, ये 8 जैसा हो जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि ये क्रोमोसोम है। ऐसे ही ये 21वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है
वो जोड़े में न रह करके एक और क्रोमोसोम इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे 21वें क्रोमोसोम को जोड़ों में होना चाहिए था, यानी क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे मात्र 2 होनी चाहिए थी, जोड़े में होने चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है कि 21वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है उसमें रूपांतरण हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और जहाँ क्रोमोसोम जोड़े में रहना चाहिए वो अब 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। वैसे ही जो अब 22वां जोड़ा होगा वो सेम, वो 2 ही रहेगा, और जो 23वां जोड़ा है वो भी ऐसे ही सेम रहेगा। परिवर्तन किस में होता है, केवल 21वें जोड़े क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। और क्या परिवर्तन होता है, जहां उनको जोड़े में रहना चाहिए था एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। यानी अब टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए पहले 46 थी और 21 नंबर में एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, तो अब टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। जहां आपको पहले 46 रहनी चाहिए था, ये बढ़ करके कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, और इसी कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ये डाउन सिंड्रोम कैसे उत्पन्न होता है। चलिए अब समझते हैं कि इसकी खोज किसने की, किसने सबसे पहले इसे देखा, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में यह सिंड्रोम उत्पन्न हो जाए तब। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे लैंगडम डाउन। उन्होंने 1866 ईस्वी में इस विकार को देखा। ठीक है, इसलिए इन्हें ही इसका ये क्या कहते हैं कि इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने इसे की खोज की थी। अब समझते हैं कि ये तो आप समझ गए कि इन्होंने खोज की थी, इससे क्या विकार उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य का कद छोटा हो जाता है। क्या होता है, मनुष्य का कद छोटा हो जाता है, जो उसकी हथेलियां होती हैं उसमें रूपांतरण हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है, हृदय पे प्रभाव पड़ता है, हृदय कमजोर हो जाता है, व्यक्ति का शरीर छोटा होता है और सर बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या क्या, हथेलियां चौड़ी हो जाएगी, व्यक्ति का कद छोटा हो जाएगा, छोटा व्यक्ति होगा, और जो सर होता है ये वो सर भारी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही उनके जो हृदय होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। साथ ही मुंह थोड़ा खुला रहता है और मुंह से जनरली लार टपकते रहता है। ये पहचान है डाउन सिंड्रोम की। और जिस व्यक्ति के शरीर में ये सारा लक्षण होता है, तो देखिए व्यक्ति छोटा होगा, सर बड़ा होगा, हथेलियां चौड़ी होंगी, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, तो ये वैसे ही दिखते हैं जैसे मंगोलीय व्यक्ति दिखते हैं। ठीक है, मंगोल के व्यक्ति दिखते हैं, मंगोल के लोग दिखते हैं, इसलिए इसे मंगोलीय विकार भी कहते हैं, मंगोलीय विकार। ठीक है, इसे मंगोलीय विकार भी कहते हैं, या फिर इस लक्षण को मंगोलियता भी कहते हैं। मंगोलियता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस विकार से ग्रसित रहते हैं वो बिल्कुल मंगोलिय व्यक्तियों के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे मंगोलिय विकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, जनरली 10 से 12 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो फादर नहीं बन सकते हैं, यानी वो किसी बच्चे के पिता नहीं बन सकते हैं। ये तो साधारण सी बात है, जब 10 से 12 वर्ष में जनरली मृत्यु हो जाती है तो फादर बनने का सवाल ही नहीं है। और सेकंड चीज, कोई जरूरी नहीं कि 10 से 12 वर्ष में मृत्यु हो ही जाए, लेकिन अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है कि 10 से 12 वर्ष तक ही ऐसे व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ कि क्या है। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, जब 21वें जोड़े क्रोमोसोम में परिवर्तन हो जाए, जोड़े के स्थान पे 3 क्रोमोसोम हो जाए, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी खोज लैंडमन डाउन ने 1866 में की थी। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का कद छोटा हो जाता है, सर बड़ा होता है, हथेलियां चौड़ी हो जाती है, मुंह खुला रहता है और उससे लार टपकता है, हृदय कमजोर होता है, और ऐसे व्यक्ति 10 से 12 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे लिख देता हूं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं छूट गया, मतलब मुझे भूल गया मैं बताना कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था
कि जो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही थी, 2 के स्थान पे 2+1 हो जा रही थी, यानी 3 हो जा रही थी। 2+1 यानी 3 हो जा रही थी, इसलिए इसे हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसलिए इसे हमें ट्राइसोमी कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है, ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। क्यों ट्राइसोमी? क्योंकि 2 क्रोमोसोम होने चाहिए था, एक और क्रोमोसोम हो गया, तो टोटल मिलाकर के 3 क्रोमोसोम हो गए, इसलिए उसे कहते हैं कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। चलिए अब समझते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि टर्नर सिंड्रोम किसमें उत्पन्न होता है। तो टर्नर सिंड्रोम केवल मादाओं में उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है? केवल मादाओं में उत्पन्न होता है। तो सेम उसी तरह से आपको पता है मादा में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा में 22 जोड़े सिंपल क्रोमोसोम होते हैं, यानी अलिंग क्रोमोसोम होते हैं, और प्लस XX यानी एक जोड़े XX क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह इनमें कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 46। लेकिन क्या होता है उत्परिवर्तन के कारण, यानी गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। देखिए उत्परिवर्तन क्या है? अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन होने के कारण मादाओं में क्या होता है, ये 22 जोड़े क्रोमोसोम तो सेम रहते हैं, लेकिन ये एक जोड़ा जो X क्रोमोसोम है उसमें से एक गायब हो जाता है, केवल एक ही क्रोमोसोम बचता है। तो क्या हो गया, अब इसमें एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। तो चूंकि 22 जोड़े हुए, तो 22 जोड़े प्लस एक, टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 45। यानी इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। ठीक है, और चूंकि जो ये 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है, क्या इतना है? 23वां जोड़ा। जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसको जोड़े में रहना चाहिए, लेकिन जोड़े में ना होकर क्या हो जाता है, यह अकेला हो जाता है। अकेला हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। मोनो मतलब एक, ये सोमी क्रोमोसोम से उठाया गया है, यानी मोनोसोमी का मतलब हो गया कि जो उसका जो क्रोमोसोम है वो अकेले हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं जो टर्नर सिंड्रोम है यह मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी फिर से ध्यान दीजिए कि मादा में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़े टोटल होते हैं, उसमें से 22 जोड़ा तो अलिंग क्रोमोसोम होता है, जबकि 23वां जोड़ा क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है। और 23वां जोड़ा XX के रूप में रहता है। लेकिन किसी किसी महिलाओं में क्या होता है, उनके 23वें जोड़े क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण 2 में से कोई एक ही X क्रोमोसोम आ पाता है, एक क्रोमोसोम नहीं आता है, जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम की कमी हो जाती है और उस मादा के शरीर में 45 क्रोमोसोम ही रह जाता है। अब ये समझ गए कि कैसे उत्पन्न हुआ। अब समझते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब क्रोमोसोम की संख्या घट गई तो जो मादा का शरीर होता है वो अविकसित हो जाता है, और उसके जो अंडाशय हैं वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं। क्या होता है? अंडाशय परिपक्व नहीं हो पाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अंडाशय परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब चूंकि अंडाशय परिपक्व नहीं हो पाएंगे और विकसित रह जाएगा, तो क्या होता है कि वो मादा कभी भी मां नहीं बन सकती है, यानी वो मादाएं या वो स्त्रियां बांझ हो जाती हैं जिनके शरीर में यह टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यानी टर्नर सिंड्रोम जिस मादा के शरीर में उत्पन्न हो जाता है वो क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है। बांझ क्यों होती है? क्योंकि उसके जो अंडाशय होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। और क्या होता है? तो अंडाशय परिपक्व नहीं होते हैं, साथ ही ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड ध्यान दीजिएगा कि और क्या होता है, इनमें जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव रहता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव रहता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो वे सभी लक्षण जिन्हें हम मादा के शरीर को देखकर पहचान जाते हैं कि वो मादा है, वही सब लक्षण क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे आवाज का पतला होना, ठीक है, और यहाँ पे ये जो निकला रहता है वो मादाओं में ये नहीं रहेगा, वो अंदर बराबर रहता है। साथ ही उनमें वक्ष का आना यानी छाती पे उभार आना, साथ ही कमर का चौड़ा होना और चेहरे पे बाल का नहीं होना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो जिस मादा में टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अब जानते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, सारा कॉन्सेप्ट वही है। मनुष्य में कितने होते हैं? 22 जोड़े क्रोमोसोम, प्लस जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है वो XY के रूप में पाया जाता है नर में।
ठीक है, और मादा में XX के रूप में पाया जाता है। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये केवल नर में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, किसमें उत्पन्न होता है? केवल नर में ही उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है वो सेम वैसे के वैसे रह जाते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है इसमें रूपांतरण हो जाता है। कैसे रूपांतरण हो जाता है? ये जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है इसमें रूपांतरण हो जाता है। क्या होता है, इसको XY होना चाहिए था, XY होना चाहिए था नर में, लेकिन क्या होता है उत्परिवर्तन के कारण इसमें XXY हो जाता है। यानी जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है वो जोड़ा में नहीं रह करके अब इनकी संख्या 3 हो जाती है, और उस 3 में दो X रहता है और एक Y रहता है। ठीक है, तो इस विकार को हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि इसको क्लाइनफेल्टर ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ गए कैसे उत्पन्न होता है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर अगर किसी व्यक्ति में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाए तो उसमें क्या समस्या आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसमें उत्पन्न होता है, केवल नर में उत्पन्न होता है, और जिस नर में ये उत्पन्न हो जाता है उसमें क्या होता है कि वो नर बांझ हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझ हो जाता है। बांझ क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो शुक्राणु होते हैं उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, यानी शुक्राणु बहुत ही कम बनते हैं। कितने बनते हैं? शुक्राणु बहुत ही कम बनते हैं। तो शुक्राणु बहुत ही कम बनते हैं, जिसके कारण वह क्या होता है, वह पुरुष बांझ हो जाता है और वह कभी पिता नहीं बन सकता है। ठीक है, और क्या लक्षण दिखाई देगा? तो सबसे पहले तो उसमें शुक्राणु कम बनेंगे और वो बांझ हो जाएगा। साथ ही जो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देना चाहिए, कौन सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण? तो पुरुषों वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और पुरुषों वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, तो ये सब जो पहचान है, और फिजिक होना मतलब शरीर में मजबूती दिखाई देना, तो इस तरह का जो लक्षण है वो पुरुष में दिखाई नहीं देता है। और कौन सा लक्षण उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें वक्ष दिखाई देने लगता है, यानी लड़कियों की तरह जो वक्ष होता है, वक्ष में उभार आ जाता है शरीर पे, यानी छाती पे उभार आ जाता है, और ऐसा लगता है कि वो किसी लड़की का शरीर है। तो यानी वो क्या होता है, इसमें नर में क्या होता है, लड़कियों वाले लक्षण दिखाई देने लगता है, और उसमें शुक्राणु कम बनते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति बांझ हो जाता है, वो पुरुष बांझ हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 22 अलिंग क्रोमोसोम है और जो 23वां जोड़ा XY ही तो पुरुष की पहचान है, लेकिन इसमें देखिए क्या हो गया, X भी आ गया है, यानी ये दोनों X क्या हो गया, लड़कियों वाले लक्षण को लाएगा, और ये जो Y होगा वो क्या आएगा, पुरुषों वाले लक्षण को लाएगा। यानी उसमें जो जनन अंग होता है, इस Y के कारण जनन अंग होता है, वो तो बन जाता है नर वाला। जनन अंग किसका बन जाता है? नर वाला। लेकिन ये दोनों X के कारण जो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो जाते हैं वो हो जाते हैं मादा वाला। ठीक, यानी वो एक तरह से कह सकते हैं नर और मादा दोनों का मिश्रण हो जाता है। उसके पास नर जनन अंग होता है, लेकिन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो मादाओं वाले हो जाते हैं, और इसलिए वो व्यक्ति क्या होता है, बांझ होता है। बांझ होने का कारण ये है कि उसमें शुक्राणु कम बनता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे लगता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही यह चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आपको ये सभी वीडियो कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।